हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गीतिका स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षण आरंभ पर। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाल विकास यानी कि CDP के प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न जो है वो है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक या फिर युवावस्था तक। तो इसमें पूछा गया है कि अधिगम कब तक चलती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जीवन पर्यंत। अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक बच्चा जब बर्थ लेता है तब से सीखना शुरू कर देता है और हर पल हर क्षण वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है आपको बताना है। पहला है किम्बलियन, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा है मैस्लो और चौथा है स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रो एंड क्रो। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दूसरा, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। या फिर चौथा, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है इसका नेगेटिव ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अधिगम क्या है? अधिगम इंसान या बच्चा हर पल हर क्षण हर स्थान पर जो है करता है। अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना। ठीक है, तो सिर्फ शैक्षिक संस्थान ही ऐसा स्थान नहीं है जहां लर्निंग होती है। लर्निंग हर जगह होती है, हर क्षण होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? पहला है सेरेब्रम डिसफंक्शन, दूसरा है व्यवहारगत विघ्न, तीसरा है सांस्कृतिक कारक या चौथा है संवेगात्मक विघ्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये क्या कहलाती है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा, सीखना, संवेदना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेरणा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया है? यानी कि किसने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तर दिए हैं? पहला कोहलबर्ग, और सॉरी बच्चों, ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, दूसरा तीसरा स्किनर, दूसरा एरिक्सन या फिर चौथा पियाजे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पियाजे द्वारा। यानी कि पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। पहला, स्वाभाविक और कृत्रिम, दूसरा कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, तीसरा जन्मजात तथा अर्जित या फिर चौथा अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है उसका आंसर होगा जन्मजात तथा अर्जित। अभिप्रेरणा 2 प्रकार का होता है, एक होता है जन्मजात और एक होता है अर्जित। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पहला, पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा पारंपरिक अवस्था, तीसरा पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, पूर्व पारंपरिक अवस्था। यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिकता होती है वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था में, जब बच्चा छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में से शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या फिर आपका प्रभाव का नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बहुअनुक्रिया का नियम। अच्छा, ये जो सीखने के मुख्य नियम है ये किसने दिया था? ये आपका थॉर्नडाइक जी ने दिया था।
थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों आपका मुख्य नियमों में से है और जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये गौड़ नियम में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो आपको बताना है कि किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, प्रशंसा से, परिणाम की अपेक्षा से या फिर तत्परता से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 तत्परता से। क्वेश्चन नंबर 11 अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था, आपको बताना है किसने दिया था? पावलाव ने, वाटसन ने, स्किनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम या फिर सीखने का तत्परता नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सीखने का प्रभाव नियम। क्वेश्चन नंबर 13 सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर या फिर सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन 2 बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। तीसरा है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। और ऑप्शन नंबर 4 होगा असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं या फिर शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं या फिर उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यानी कि जो बच्चे होते हैं अगर वो कोई गलतियां करें, कोई त्रुटियां करें तो उनको कैसे लेना चाहिए? उनको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, किस जानवर पर किया था? आपको बताना है, कुत्ते पर, बिल्ली पर, वनमानुषों पर या फिर चूहों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वनमानुषों पर। क्वेश्चन नंबर 17 अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है, हल जी ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्किनर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 19 अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वाटसन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जाएगा स्किनर जी पर। ठीक है, यानी कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का, मनोविश्लेषकों का, संरचनाविदों का या फिर गेस्टाल्ट वादियों का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गेस्टाल्ट वादियों का। क्वेश्चन नंबर 21 किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 पावलाव या फिर ऑप्शन नंबर 4 गुथरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 गुथरी। गुथरी जी ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया
क्वेश्चन नंबर 22, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का आधारशिला किसने रखा था? फ्रांच पेंटानो ने, एडगर रूबिन ने, मैक्स वर्दिमर ने या फिर कर्ट लेविन ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मैक्स वर्दिमर ने। क्वेश्चन नंबर 23, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वुडवर्थ, कोहलर, कोफका या फिर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी कि वुडवर्थ के द्वारा SOR थ्योरी दी गई थी। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से या फिर अधिगम के सिद्धांत से? तो कोहलर निम्न में से किससे सिद्धांत है आपको बताना है, और ये क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी कि अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वालों में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। निम्न में से यह कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1, लेविनवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2, पावलोववादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3, कोहलरवादी सिद्धांत या फिर ऑप्शन नंबर 4, स्किनरवादी सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी कि लेविनवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत या फिर अनुकरण सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन 1, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक। दूसरा, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, BF स्किनर। तीसरा, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव। और चौथा, सीखने का समग्र सिद्धांत, हल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सीखने का समग्र सिद्धांत, हल। ये जो है सही नहीं है। सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने, यानी कि कोहलर ने, ठीक है। और जो है बाकी तो सही है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर ने दिया, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया, और सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया, बल्कि किसने दिया? कोहलर जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, वर्नन, स्पीयरमैन या फिर स्टर्न? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्पीयर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन ने किया और बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, वर्नन, थॉर्नडाइक या स्किनर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कैटल। क्वेश्चन नंबर 30, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? पहला विलियम वुंट ने, दूसरा वाटसन ने, तीसरा पावलोव ने या फिर चौथा पियाजे ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।